हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जोकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 17 स्ट्रेट लाइन। और ये इंट्रोडक्शन पार्ट है फॉर एक्सरसाइज 17.1 के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, थोड़ा सा लेंदी है बट यहाँ पर इस चैप्टर पे ध्यान देना। ये जो स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है, यहाँ पर बहुत सारी एक्सरसाइजें मिलेंगी, बट अगर आपने हर एक एक्सरसाइज को रिलेट करके देखा लास्ट वन एक्सरसाइज से, तो आपको ये लगेगा कि सबसे इजी चैप्टर यही होने वाला है आपके पास। हर एक्सरसाइज से पहले अपन एक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 7.17.1। ये जो एक्सरसाइज है 71 बहुत आसान है, बहुत सारे स्टूडेंट तो उसको सेल्फ भी कर सकते हैं अगर आपने क्लास 10th के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखा है तो। ओके। सेकंड थिंग, बुक कौन सी फॉलो कर रहे हैं अपन? एमएल अग्रवाल। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जिनको बुक नहीं पता है, तो एमएल अग्रवाल फॉलो करना है अपन। सारे वीडियोज जो हैं उसी के ऊपर बेस होंगे, उसी की बुक पर। उसके जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसका जो एग्जाम्पल्स है, उसके जो एक्सरसाइज है, उसके हिसाब से जो है हमारा बन रखा है पूरे लेक्चर्स। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है, फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और फिर अपन जुड़ते हैं अपने आगे इस इंट्रोडक्शन पार्ट। तो विदाउट डिले शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर 17 के लिए। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी रखी है अपने क्लास 10 के ना, कोऑर्डिनेट्स वगैरह, एप्सिका एंड ऑल, ये सब आपको पता ही होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये सब इंट्रो के अंदर दे रखा है। इन ज्योमेट्री हम रिलेट करते हैं पॉइंट इन अ प्लेन बाय ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हो गया एक्स एंड वाई ऑफ अ रियल नंबर, जिसको अपन कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एंड अ स्ट्रेट लाइन, एंड अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व बाय एन अलजेब्रिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट। अपने यहाँ पर इक्वेशंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब इसकी स्ट्रेट लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, क्या क्या नेचर हो सकते हैं, वो आगे देखेंगे अपन। अब फर्स्ट पार्ट देखना है इसका क्या आने वाला है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है देखो, ये पढ़ा होगा आपने अच्छे से, है ना। ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया जिसको अपन 0 0 बोलते हैं। यहाँ से 1 2 3 पॉजिटिव, यहाँ से -1 -2 नेगेटिव, ऊपर +1 +2 पॉजिटिव, यहाँ पर -1 फिर -2 लाइक दैट, है ना। यहाँ अपन क्या लिखते हैं इसकी स्केल, है ना। स्केल पता है सभी को, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर आपको पता है बॉक्स के अंदर जो होता है, ये एक बॉक्स होता है इस तरीके से, ये 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लिखूंगा मैं अभी। क्यों? क्योंकि मैंने एक एक का गैप लिया। अगर मैं यहाँ पर 10 20 30 कर दूंगा तो यहाँ पर भी 10 यूनिट हो जाएगा। सेम फॉर वाई एक्सिस, ये बिल्कुल जनरल बात है ये ना। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लाइक दैट, ये अपना स्केल होता है। यहाँ तक समझ में आता है आपको? ठीक है। When two numbered line perpendicular to each other, usually horizontal and vertical, this is horizontal, this is vertical, है ना। ये horizontal है, ये vertical है, placed together so that their origins, the points coordinate to zero, जो जीरो पर मिल रहे हैं आपके पास, O coincide, then the result configuration is called Cartesian coordinate system और a coordinate plane। इसी को कहा जाता है Cartesian सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है यहाँ पर समझ? अब इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी अपने पास। क्या क्या चीजें हो सकती हैं देखो, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं ये मान के चलूं, लेट पी एक पॉइंट है ऑन इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, फ्रॉम पी ड्रॉप पीएम परपेंडिकुलर टू द एक्स डैश ओ एक्स, देन कौन सी लाइन के लिए बोल रहा है? अगर मैं पीछे वाले डायग्राम को इसके हिसाब से बनाऊं, एक पी एक पॉइंट लिया, एनी पेयर इन द एंड पी से मैंने ड्रॉ किया पीएम परपेंडिकुलर टू एक्स डैश ओ एक्स। अब एक्स डैश ओ एक्स कहाँ है? देखो, ये एक्स डैश है, ये ओ है, और ये एक्स है। मैंने एक ये पी पॉइंट ले लिया मान लो यहाँ पर, है ना। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर पीएम, ये परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब OM जो है इज कॉल्ड द एक्स ऑर्डिनेट्स और एप्सिका ऑफ P। OM कहाँ है आपके पास भाई? O ये रहा आपके पास, और M ये रहा आपके पास। इस तरीके से मान लो ये परपेंडिकुलर लाइन यहीं पर एंड होती है, मान लो ऐसा है ना। ये परपेंडिकुलर लाइन मान लो यहीं पर एंड होती है ना। तो ये लाइन OM, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये OM जो है आपके पास, ये एक्स ऑर्डिनेट रहेंगे जिसको अपन एप्सिका कहेंगे। ये नेम है इसका ना, ऑफ P, एंड इट यूजुअली डिनोटेड बाय एक्स। और MP जो है आपके पास, ये वाली लाइन MP है ना, ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना, जिसको अपन ऑर्डिनेट कहेंगे। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको एप्सिका कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को अपन ऑर्डिनेट कहते हैं, इस तरीके से। और एक्स वाई जो टुगेदर मिला के अपन मिलाते हैं, बनाते हैं, उसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और सिंपली कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी, देन दे आर डिनोटेड बाय एक्स वाई। क्लियर है यहाँ पर सभी को? ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम समझा दिया आपको। अब इसके क्या क्या फॉर्मूलाज हो सकते हैं? अब देखो, इस डायग्राम से अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लो एक पॉइंट है और एक और पॉइंट इस जगह पर है, इसको मैं पॉइंट आर नेम दे रहा हूँ। इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, आपको पता होगा, ऐसे करके चूज करते हैं अपन, ऐसे करके। ये 2 है, ये भी 2 है, तो देखो ये 2 2 बना। इस आर के लिए देखो इधर,
एक्स कोऑर्डिनेट पे -2 है, वाई कोऑर्डिनेट पर पॉजिटिव का 2 है, तो ये बना। अब हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम यहाँ पर डिस्टेंस सीख रहे हैं बिटवीन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। टू कोऑर्डिनेट जो पॉइंट्स है यहाँ पर, यहाँ से लेके आर पी, आर से लेके पी का कितना डिस्टेंस है, तो ये अपन डिस्टेंस फॉर्मूले सीखेंगे सबसे फर्स्ट, जो आप क्लास 10th में सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा होगा, चैप्टर नंबर 7th में। ठीक है, चलो। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स पी x1 y1 q x2 y2, कोई भी पॉइंट हो सकता है ना, पी से क्यू तक या आर से पी तक जो मैंने पीछे बनाया, तो इनके बीच का डिस्टेंस बनाना है आपको पी क्यू का। तो क्या हो जाएगा, रूट x2 में से x1 का माइनस का होल स्क्वायर और सेम y2 माइनस y1 का होल। अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहें कि सर इसकी जगह अपन x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और दोनों में आंसर सेम ही बनेगा आपके पास, दोनों में आंसर सेम ही बनेगा। जैसे मान लो p कोऑर्डिनेट है उसमें 2,3 है, q कोऑर्डिनेट है उसमें 4,5 है ना। देखो कैसे लिखा मैंने, 4 - 2 का होल स्क्वायर और 5 - 3 का होल स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस, फिर इसमें से इसको माइनस, कितना हुआ ये, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि रूट में 8। अब इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं, 2 - 4 3 - 5, है ना। इस बार आगे वाले में से पीछे वाला माइनस किया, सेम -2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 4, 4, और ये रूट में सेम ही बात है, और पीछे यूनिट लिख देना। बस क्या है कि यहाँ पर जैसे -2 आएगा तो यहाँ पर जो है प्लस का 2 आएगा, बट स्क्वायर होने के बाद वो सेम ही बन जाएगा ना, लेकिन प्रॉपर वे ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, सेक्शन फॉर्मूला, ये सब क्लास 10th का चल रहा है। अगर मान लो एक कोऑर्डिनेट ऑफ द पी विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, देखो मैंने ये बना दी यहाँ पर ए बी, इसके लिए नेम दे रहा हूँ मैं x1 y1, इसके लिए नेम दे रहा हूँ मैं x2 y2, एक मैंने पॉइंट माना p, जो कि इसको रेशो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में, m रेशो n, मतलब कि यहाँ का जो पार्ट है मान लो 2 है और यहाँ का जो पार्ट है 5, इसका मतलब समझ में आता है ना, यहाँ का पार्ट सेकंड है और यहाँ का पार्ट फिफ्थ है, तो ये रेशो में डिवाइड हुआ कि ये कम है और ये ज्यादा है, तो ये होता है आपके पास रेशो, और उसको इंटरनली वो डिवाइड करता है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन सकता है, बिल्कुल आसान है, देखो m जो है उसको तो मल्टीप्लाई करना है आपको x2 से, m जो है उसको मल्टीप्लाई करना है x2 से, प्लस n जो है उसको मल्टीप्लाई करना है x1 से, अपॉन में m प्लस n, कॉमा, फिर m को मल्टीप्लाई करना है y2 से, प्लस n को मल्टीप्लाई करना है y1 से, अपॉन में m प्लस n, और फिर ब्रैकेट लो। ये कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, p के, इस p के भी कोऑर्डिनेट बनेंगे ना भाई, x y करके, x की जो वैल्यू होगी वो ये होगी और y की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ पर, समझ में। सेकंड थिंग, अब यहाँ पर एक वर्ड आएगा, इंटरनली वर्ड आ रहा है, ऐसे वर्ड आएगा एक्सटर्नली, है ना, बाहर की तरफ से, कि मैं मान के चल रहा हूँ, बाहर की तरफ का मतलब समझाता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ एक लाइन है, वो इस पर एक पॉइंट बनाएगी, और उस पॉइंट की वजह से ये लाइन जो है m रेशो n में डिवाइड, तो बाहर से एक्सटर्नली ये लाइन सेगमेंट जो है इस रेशो में डिवाइड हो जाएगी, किसमें, m रेशो n में। तो उस कंडीशन में कुछ नहीं करना, जहां पर पॉजिटिव लगा हुआ है वहां पर आप यहाँ पर नेगेटिव का साइन पुट कर देना, ये फॉर्मूला हो गया, सेम टू सेम। बताओ समझ में आएगा। फिर मैं एक क्वेश्चन के अंदर बोलूं, मान लो कि ये लाइन सेगमेंट है और ये एक पॉइंट है पी, उसको इक्वली डिवाइड करता है, इक्वली मतलब 1:1, 2:2, सेम मतलब बराबर पार्ट में बांट करता है, उस कंडीशन फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, फॉर्मूला तो सेम ही है, इस m की जगह अगर 1 आ जाए, इस n की जगह अगर 1 आ जाए, तो क्या होगा, x1 प्लस x2 हो जाएगा। देखो इसने यहाँ पर ये तो लिखा है x1 प्लस x2, नीचे देखो m प्लस n, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। सेम फॉर y, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। बताओ समझ में आया क्या, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ आपसे कि जब कोऑर्डिनेट्स में मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट मतलब बराबर हो, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला ये हो जाएगा आपके पास, एकदम शॉर्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला शॉर्ट नहीं हुआ, फॉर्मूला वही है, बस वहां पर वैल्यूज जो है वो m और n की 1 1 पुट हो गई, इसलिए वहां पर वो m और n जो है हट गए वहां से। आया कुछ समझ में, तो ये होते हैं सेक्शन फॉर्मूलास। और देखो, एक मिनट, अगला है सेंट्रोइड ट्राइंगल। अब सेंट्रोइड ट्राइंगल क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल whose vertices इज ए बी सी, उस कंडीशन के अंदर हम कैसे फाइंड करेंगे, उस कंडीशन, देखो ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, उस कंडीशन में जो सेंट्रोइड के पॉइंट्स होंगे उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। बिल्कुल आसान है, तीनों को ऐड करना है, इधर से x1 लेना है, x2 लेना है, x3 लेना है, तीनों साइड से, बस सिंपल। ये होता है सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। और देख लो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर एक एरिया ऑफ ट्राइंगल में मुझे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं पी क्यू आर, है ना, उसका ट्राइंगल फाइंड करना है, और ये पॉइंट्स है मेरे पास, देख लो x1 y1, x2 y2,
x3 y3। ये भी क्लास 10th का है, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज आपके पास जो न्यू वाली बुक है ना, जो न्यू स्टूडेंट्स जिनके पास न्यू बुक होगी लेटेस्ट वाला सिलेबस की, उसमें एक्सरसाइज 7.3 या 7.4 आई थिंक वो कट हो रखी है। जिनके पास ओल्ड बुक है ना, पुराने बुक से पढ़ा होगा, जिन्होंने ये एक्सरसाइज देखी होगी और कट कर ली होगी। ये एक्सरसाइज पहले 10th में सिलेबस में थी, बट वो कट कर दी है, तो ये एक्सरसाइज एज इट इज यहाँ पर आई है इसके क्वेश्चंस। इसका फॉर्मूला हो जाता है, देखो, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इस फॉर्मूले को याद करने का ट्रिक बताता हूँ, देखो। और फिर ये मोड लगा देना ना, यहाँ पर ही वैल्यूज पुट करो, x1 y1 की वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो, बिल्कुल आसान है। अब देखो इसका ट्रिक बताता हूँ कैसे याद कर, मैंने कैसे याद कर रखा था। पहले मुझे x1 से शुरू करना है। अब देखो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो y के अंदर 2 ले लो। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 ले लो, सिंपल। x1 हो गया, अगला होगा x2। x2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो y 3 ले लो। माइनस 3 के बाद क्या आएगा, ऑब्वियस बात है, वापस घूम के 1 आएगा, 1 ले लो। x2 के बाद क्या आता है, x3। 3 के बाद वापस घूम के 1 आएगा, तो y1 फिर माइनस y2। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो कि पहले 2 आएगा, पहले 1 आएगा, बहुत कंफ्यूजन रहता है ना, तो उसमें ऐसे याद कर सकते हो उसको। y1 देखो, 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, समझ गए। और अंदर जो है वाई वाई वाली लेनी है, बाहर एक्स एक्स वाली लेनी है, बस सिंपल। बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है। सो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये बिल्कुल क्लास 10th का टॉपिक है। ओके, अब इस पे कंडीशन है, क्या कंडीशन हो सकती है भाई, देखो बिल्कुल सिंपल है। अगर ये ए बी सी विल बी कोली, कोलिने समझते हो, एक ही लाइन पर, अगर ये एक ही लाइन पर है तीनों पॉइंट ए बी सी, उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा भैया, आपका जीरो हो जाएगा। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज जीरो, उस कंडीशन में ये एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। यानी हाफ की जरूरत नहीं है, ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये एज इट इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। और मेरे हिसाब से ये लास्ट होगा टॉपिक, हाँ, इसके बाद एग्जाम्पल है। सो दिस इज कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 17.1। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है फटाफट से लाइक कर दो, बिना शेयर करे या सब्सक्राइब करे जाना नहीं है आप लोग, है ना। फिर नेक्स्ट मिलते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 1 पर।